आराध्या ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से एक कहानी लिखी है और आप लोगों को यह मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आराध्या ट्यूटोरियल एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको हर तरह का ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान मिलता है। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है असली टॉर्चर। कहानी इस तरह से है। मुझे काम के सिलसिले में प्रायः एक शहर से दूसरे शहर घूमना पड़ता है। इसी क्रम में एक बार मुझे कोलकाता में कुछ महीनों तक रहना पड़ा। वहाँ मैं जिस मकान में ठहरा था उसके पास के मकान में एक 8 साल का बच्चा रहता था, जिसे मैं प्रायः शाम के समय बगल के एक मैदान में साइकिल चलाते हुए देखता था। उसके पिता भी हमेशा उसके साथ रहते थे। शायद वे उसे अच्छी तरह साइकिल चलाना सीखने का अभ्यास करवाते थे। कभी कभी वह साइकिल चलाते चलाते थक जाता था तो कुछ देर आराम करने के बाद अपने पिता के साथ फुटबॉल खेलता था या फिर रेस लगाता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर मैंने 5 दिनों तक उसे मैदान में आते नहीं देखा। मुझे लगा शायद वह बीमार है। एक दिन बाज़ार में मेरी मुलाकात उसके पापा से हुई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आकुलतावश उनसे पूछ लिया कि आपका बच्चा बहुत दिनों से शाम को मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, आप कौन? आपको मैंने पहचाना नहीं। तब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और फिर हमारे बीच दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे का नाम आदित्य है। उसे मैं 5 दिन पहले वैक्सीन के लिए शाम को डॉक्टर के पास ले गया था, जहां वह सुई देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतना ही नहीं, वह डॉक्टरों को भी जोर का धक्का दे दिया। इससे डॉक्टर भी बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने गुस्सा करते हुए मुझसे कहा कि अब इसे वैक्सीन देने के लिए मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, इसे अस्पताल से ही वैक्सीन दिलवाएं। यह सब देखकर मैंने घर आने पर उसे बहुत डांटा। इस कारण वह मुझसे नाराज़ है और शाम को साइकिल चलाने नहीं आता है। आदित्य के पिता की बातें सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि लगता है आदित्य बहुत डरपोक है। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब आदित्य अपने पापा के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा था, तब मेरी मुलाकात उससे हुई। मैंने उसे टोकते हुए कहा, कैसे हो आदित्य? उसने कहा, अच्छा हूँ अंकल। और बताओ, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम एक वैक्सीन से इतना डर गए तो फिर आर्मी कैसे ज्वाइन करोगे? वहाँ तो बहुत अधिक साहस की ज़रूरत होती है। अगर गलती से भी किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो वे न तो तुम्हें जीने देंगे और न ही मरने, हमेशा टॉर्चर करेंगे। वह मेरी तरफ हंसकर देखा और फिर आगे बढ़ गया। शायद मुझे उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर अचानक एक दिन काम के सिलसिले में मुझे गंगटोक जाना पड़ा। वहाँ कई महीने बीत गए। जब मैं वापस कोलकाता आया तो सौभाग्य से इस बार भी मुझे आदित्य का पड़ोसी बनने का मौका मिला। किंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी जब मैंने न तो आदित्य को देखा और न ही उसके घर के अन्य सदस्यों को, तो मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। जब मैंने एक अन्य पड़ोसी से आदित्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह तो अस्पताल में है। मैंने जब उनसे कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने और कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। आदित्य के बारे में यह सब सुनकर मेरा तो चैन ही चला गया। पता नहीं क्यों उसके साथ मेरा एक अजीब सा लगाव हो गया था। मैं जल्द से जल्द उसके पिता से मिलना चाह रहा था। फिर किसी तरह पता लगाकर आदित्य जिस अस्पताल में भर्ती था, मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ मुझे आदित्य के पापा मिले। मैंने उनसे पूछा, यह सब कैसे हो गया? उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया
और किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, वह कुर्सी से गिर गया था और उसके कमर में चोट लग गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बेड रेस्ट के लिए कहा। सब कुछ ठीक ही था कि अचानक उसे एक दिन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है। पैरासीटामोल 500 देने के बाद बुखार घट जाता है, किंतु 5 घंटे बाद फिर बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक बढ़ जाता है और उसके नोज़ से ब्लीडिंग होने लगता है। तब हम लोग उसे इमरजेंसी में यहाँ लाकर एडमिट करते हैं। वह आईसीयू वार्ड में है। बीच में 2 दिन वेंटिलेटर पर था। उसका प्लेटलेट्स 40,000 से भी नीचे चला गया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ प्लेटलेट्स भी देना पड़ रहा है। डॉक्टर मल्टी आर्गन फेलियर भी बता रहे हैं। यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आदित्य से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर उसके पिता ने बताया कि आईसीयू वार्ड में मिलने नहीं दिया जाता है। उसकी माँ उसके साथ है, कभी कभी छुपकर वीडियो कॉल कर लेती है। मैं उसे वीडियो कॉल में ही देख पाता हूँ, वरना 15 दिनों से तो मैं भी उससे नहीं मिला। यह सब बातें हो ही रही थी कि तभी आदित्य की मम्मी ने आदित्य के पापा के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया। मैं जब वीडियो कॉल पर आदित्य को देखता हूँ तो अवाक रह जाता हूँ। उसके बॉडी पर सभी तरफ तारों का जाल बिछा था, स्लाइन चल रहा था, उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैंने आदित्य के पापा से उससे बात करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैंने आदित्य से कहा, मेरे बहादुर सोल्जर कैसे हो। वह आंखों से पलक झपकाते हुए कुछ कहना चाह रहा था। उसकी मम्मी ने जब कुछ सेकंड्स के लिए उसका ऑक्सीजन मास्क हटाया तो आदित्य ने कहा, अच्छा हूँ। इस विषम परिस्थिति में भी उसके मुंह से यह सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। फिर किसी तरह कैमरे से बचकर अपने आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मेरा बहादुर सोल्जर, आपको आर्मी ज्वाइन करना है ना, याद है ना। हिम्मत नहीं हारते, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लो अपने पापा से बात करो। फिर मैं थोड़ा साइड हो गया और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद जब आदित्य के पापा का बात करना हो गया तब मैंने उन्हें साहस बंधाते हुए कहा कि इन कठिन पलों में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आदित्य के लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो मैंने आदित्य के पिता से कहा, आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लें, यह मेरा नंबर है। ऑफिस पहुंचने पर पता चला कि मुझे 4 महीने के लिए काम के सिलसिले में सिलीगुड़ी जाना है। अगले ही दिन एक दर्द भरा एहसास लिए हुए मुझे कोलकाता से रवाना होना पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने ऑफिस का काम संभाला। बीच बीच में मैं आदित्य के पापा को फ़ोन पर बातें कर आदित्य का हाल चाल पूछता रहा था। लगभग 22 दिनों के बाद आदित्य को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मैंने राहत की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद कहा। फिर ऑफिस के काम में व्यस्तता के कारण पता ही नहीं चला कैसे 4 महीने गुजर गए। कोलकाता वापस आने पर इस बार भी देव कृपा से मैं उसी घर में आदित्य का पड़ोसी बनकर रहा, किंतु तब मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया जब मुझे पता चला कि आदित्य को ब्लड कैंसर हो गया है। मैंने बिना समय गंवाए आदित्य के पापा को कॉल किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से ही वह डॉक्टर की निगरानी में था। हम विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों से आदित्य के केस पर डिस्कस कर रहे थे, पर जब हमने हेमाटोलॉजिस्ट से संपर्क किया तो उन्होंने कई सारे ब्लड टेस्ट लिखे और टेस्ट करवाकर मिलने के लिए कहा। 1 सप्ताह बाद जब हम डॉक्टर के पास सारे टेस्ट रिपोर्ट लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आदित्य को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हो गया है। इमीडिएट उसका बोन मैरो टेस्ट करवाना होगा, देर करने पर समस्या हो सकती है। फिर हम लोगों ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जब उसका बोन मैरो टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट में यह कन्फर्म हो गया कि उसे ALL अर्थात एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया 88% ब्लास्ट के साथ ब्लड कैंसर है। बहुत ज़्यादा खर्च, लगभग 20-25 लाख का इंतजाम न होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया है। लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लगभग 2 साल ट्रीटमेंट चलेगा।
80% से 90% चांस है कि वह ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि उसे ठीक होना ही होगा। फिर उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में बिना एनेस्थीसिया दिए डायरेक्ट ही बोन मैरो होता है, पता नहीं क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि सब अच्छा ही होगा, बी पॉजिटिव। तभी उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि मैं ब्लड बैंक जा रहा हूँ, आदित्य को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। मैं उसके मम्मी का नंबर आपको व्हाट्सअप करता हूँ, आप एक बार उससे बात कर लीजिएगा, आपके बारे में वह मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा अवश्य। फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद नंबर मिलने पर मैंने आदित्य के मम्मी को कॉल किया। उनके फ़ोन में मेरा नंबर पहले से ही मौजूद होने के कारण वह मुझे पहचान गई और वीडियो कॉल करने को कही। मैंने वीडियो कॉल में आदित्य से कहा, मेरा सोल्जर बच्चा कैसा है? अब मैं आर्मी कैसे ज्वाइन करूंगा अंकल? यह कहकर वह रोने लगा। मैंने उसे रोने से मना करते हुए कहा, बेटा आप असली सोल्जर हो, आप बहुत साहसी हो, आपको दुश्मनों ने कैद करके रखा है और आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपके पापा और हम सब आपको सही सलामत घरों वापस लाने के लिए जो जो ज़रूरत है वह सब कुछ कर रहे हैं, बस आप हिम्मत मत हारो। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और वह फ़ोन कट कर देता है। उससे बात करने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर भी अजीबोगरीब हरकतें हमारे साथ करते रहते हैं। जो बच्चा एक वैक्सीन से डरता था, आज वह कितनी सारी सुई चुभोने के लिए मजबूर है। क्या वह डरपोक हो सकता है? क्या वह बहुत बहादुर नहीं है? क्या वह किसी सोल्जर से कम है? इन प्रश्नों का उत्तर मैं पाठकों पर ही छोड़ देता हूँ। सत सत नमन है उसके माता पिता को। फिलहाल आदित्य का ट्रीटमेंट चल रहा है। आशा करता हूँ आपने पूरी कहानी सुनी होगी। अगर आपको लगता है इसका कोई अलग शीर्षक हो सकता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं और कहानी आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत से मैंने इस कहानी को लिखा है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।